Hello and welcome to ARK classes. Today we are going to deal with a poem of class 10th and the name of the poem is The Trees and it is written by एड्रिन रिच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है वो एड्रिन रिच ने लिखी है और इसमें जो पोएटिस हैं वो ट्रीज़ का रिलेशन बताती है कि किस प्रकार से जो ट्रीज़ हैं एक तरह से उन्हें घरों में कैद कर रखा है और जो पेड़ है जो जंगल है उन्हें दिन प्रतिदिन धीरे धीरे काटा जा रहा है। तो कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। तो इसमें पोएटिस पूछती है कि क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम। इस कविता में ट्रीज कहाँ हैं एंड वेयर डू दे गो और वे कहाँ जाते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएटिस कहती है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कि जो पोएटिस कहती हैं कि जो वे पेड़ जो अभी तक घरों के अंदर थे वे अब बाहर जंगलों की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। उस जंगल की ओर उस जंगल की ओर जो जंगल इतने दिनों से अभी तक खाली थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट। जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट हाइड। और जहाँ कोई कीट छिप नहीं सकता। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो। और कोई सूरज की किरण है सूरज की जो किरणें हैं वे अपने पैरों को नहीं गड़ा सकती हैं। कहाँ? पेड़ों की परछाई में। यानी कि पेड़ों की जो परछाई है यानी पेड़ों के पैरों के पास जो उनकी परछाई बनती है वहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। वो जंगल जो इतनी रातों से अभी तक खाली था। ऑल दीज नाइट्स। वह जंगल जो अभी तक इतनी रातों से खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वह पेड़ों से भर जाएगा अर्थात उसमें खूब सारे वृक्ष होंगे बाय मॉर्निंग यानी कि सुबह तक यानी प्रातः काल तक उसमें खूब सारे पेड़ होंगे और पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। ऑल नाइट द रूट्स वर्क यानी पूरी रात भर जो जड़ें हैं उन्होंने अपने आप को क्या किया है? वर्क यानी कि काम किया है। क्या करने से? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। अर्थात कि इन द वरांडा फ्लोर यानी कि जो बरामदे में जो फर्श है उस बरामदे की फर्श में से जो पेड़ है वह पूरी रात भर काम करता रहा, मेहनत करता रहा अपने आप को मुक्त करवाने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स यानी उन दरारों में से जो कि कहाँ है? बरामदे के फर्श में है। तो बरामदे की फर्श में जो दरारें हैं उनमें पेड़ अपने आप को मुक्त करवाने के लिए जो पेड़ों की जड़ें हैं वे रात भर मेहनत करती रहीं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल twigs stiff with exertion, longed cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors। और इसमें आगे पोएटिस कहती है द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। और जो पेड़ों की जो छोटी छोटी डालियां हैं जो पत्तियां हैं लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स वो क्या है? आगे की ओर स्ट्रेन है यानी झुकी हुई है। टुवर्ड्स द ग्लास यानी कि शीशे की तरफ। जो कहने का मतलब जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो शीशे की ओर आगे झुकी हुई हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। और जो छोटी छोटी टहनियां हैं वे स्टिफ मीन्स है यहाँ पर कि वो क्या हो चुकी है? सख्त हो गई है, सीधी हो गई है। विद एक्सर्शन मतलब है कि अधिक काम करने के कारण, मेहनत करने के कारण। कि जो छोटी छोटी डालियां हैं वो अधिक मेहनत करने के कारण काफ़ी सीधी हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस सफलिंग अंडर द रूफ। और जो लंबी क्रैम्प्ड यानी मुड़ी हुई जो बाउस हैं, बाउ मीन्स है शाखाएं। कि जो लंबी और मुड़ी हुई शाखाएं हैं वे सफलिंग अंडर द रूफ अर्थात बार बार रगड़ने के कारण। कहाँ? अंडर द रूफ यानी छत के नीचे बार बार रगड़ने के कारण वे क्या हो गई हैं?
ऐसी हो गई हैं, मतलब उनकी जो छत के नीचे का जो पार्ट होता है, यानी कि जैसे घर के आगे जो छज्जा होता है, ठीक है, तो उस छत से बार बार रगड़ खा करके उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, जैसे मानो अभी हाल ही में कोई मरीज अस्पताल से क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि अभी हाल ही में एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली है, तो वो कैसा होगा, उसकी कंडीशन कैसी होगी, हाफ डेज्ड, यानी कि आधा भौचक्का, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि आधा भौचक्का जो मरीज है उसे अभी हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है और वह अस्पताल के दरवाजे, मतलब उसे छुट्टी मिली है, उसे जाना तो घर चाहिए, लेकिन वह आश्चर्यचकित है, हाफ डेज्ड है, तो इसीलिए वो कहाँ चला जाता है, टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि अस्पताल के दरवाजे की ओर। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक मरीज होता है, जैसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, वह आधा भौचक्का रहता है, मतलब उसे कंफ्यूज्ड होता है, उसे पता नहीं है कि घर का रास्ता किधर है, किधर जाना है, तो वह किधर अस्पताल के दरवाजे की ओर चलने लगता है। तो उसी प्रकार से जो डालियाँ हैं इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट है ना, और इन्हें, और ये किस ओर भागती हैं, जो घर की जो छत है उसके नीचे, उसी के नीचे की ओर भागती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, कि आई सिट इनसाइड यानी कि मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और जो दरवाजा है वह बरामदे की ओर खुला हुआ है, यानी मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजा बरामदे में खुले है, और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या लिख रही हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसके अंदर मैंने बहुत ही कम लिखा है, शायद ही मैंने लिखा है, इन विच आई स्केर्सली मेंशन, जिसके अंदर मैंने बहुत ही कम लिखा है, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि पेड़ जो है, यानी घरों से दूर जाने वाले पेड़ों के बारे में मैंने अपने पत्रों में बहुत ही कम लिखा है। द नाइट इज फ्रेश, कि रात्रि एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, और रात्रि है, यानी कि रात्रि कैसी ताजी है, और आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा है, और इन ए स्काई स्टिल ओपन, यानी कि खुले हुए आसमान में जो चंद्रमा है वह पूरा चमक रहा है, और द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और पत्तों और शैवाक की जो गंध है, जो खुशबू है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन क्या होता है, शैवाक, जो शैवाक होते हैं, तो शैवाक और जो लीव्स ऑफ स्मेल ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों की जो गंध है वह स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, वह अभी भी मेरे कमरों में एक आवाज की भांति आ रही है, और पेड़ों की पत्तियों की और शैवाक की जो खुशबू है वह अभी भी एक आवाज की तरह मेरे कमरे के अंदर तक आ रही है। आगे देखते हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak, my head is full of whispers, अर्थात कि मेरा जो मस्तिष्क है उसमें खूब सारी विस्पर्स यानी कि कानाफूसियों की जो आवाज़ है, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से बोलने को क्या कहते हैं, विस्पर्स कहते हैं। तो मेरा जो मस्तिष्क है वह कानाफूसियों से भरा है, और वो कानाफूसी कैसी है, यानी कि पेड़ों की जो आने चलने फिरने की जो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो मेरा जो दिमाग है वो उन सभी विचारों से, उन सभी कानाफूसियों से भरा हुआ है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएंगी, यानी खूब सारे विचार मेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं, उनके बारे में पोएट्स बोल रही है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो कि कांच टूट रहा है, सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग यानी कि कांच टूट रहा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं वे आगे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट यानी रात में, यानी कि सुनो कि कांच के टूटने की आवाज आ रही है, और जो पेड़ हैं वे रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा उनसे मिलने के लिए तेज गति से चलने लगी है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चंद्रमा है, जो चांद है, वह एक शीशे की तरह टूट गया है, लाइक अ मिरर यानी कांच की तरह टूट गया। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो टुकड़े हैं
अब वो चमक रहे हैं, कहाँ चमक रहे हैं? ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी कि जो सबसे लंबा, जो सबसे बड़ा जो वृक्ष का पेड़ है, तो उसके जो कांच के टुकड़े हैं, वे टूटे हुए कांच के टुकड़े उस सबसे लंबे ताड़ के वृक्ष के ऊपर चमक रहे हैं, जैसे मानो उसने कोई क्राउन यानी ताज पहना हो। ठीक है, कि इसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे जो ताड़ का वृक्ष है उसके रूप में, उसके ऊपर मुकुट के रूप में चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये पोएम थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एड्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए इन 1929। कि एड्रियन रिच का जो जन्म है वह बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए 1929 में हुआ था। शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, के लगभग 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, लगभग 20 कविताएं उन्होंने लिख दी हैं। तो उनकी वो लेखिका या कवित्री रही हैं। एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड ए रेडिकल पोइट, और उन्हें कहा गया है, क्या कहा गया? एंड हैज़ बीन कॉल्ड, और वो कहलाई है, क्या कहलाई है? ए फेमिनिस्ट, अर्थात एक, ये कह सकते हैं आप, नारीवादी, एंड ए रेडिकल पोइट। रेडिकल पोइट क्या होता है? रेडिकल क्या होता है? जो सुधार लाने वाला होता है। ठीक है, तो सुधारवादी वो क्या रही है? कवित्री। तो उन्हें नारीवादी और सुधारवादी कवित्री कहा गया है। अब देखते हैं इस पोएम की समरी। व्हाट इज द समरी ऑफ द ट्रीज? देखिए, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग द ट्रीज समरी, की इस आर्टिकल में हम ट्रीज की समरी को हम पढ़ेंगे। तो ए पोएम बाय एड्रियन रिच, जो कि एक एड्रियन रिच के द्वारा रिटन पोएम है। एड्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, यूएसए। तो ये फर्स्ट में हमने इसमें इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया है कि एड्रियन रिच का जो जन्म है वह बाल्टीमोर, यूएसए में हुआ था। शी वाज ए फेमस पोइट, कि वह एक प्रसिद्ध कवित्री, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट, और एसेइस्ट यानी कि निबंध लेखिका, एंड फेमिनिस्ट और नारीवादी थी। शी हैज रिटन दिस पोएम द ट्रीज, और उन्होंने ये कविता लिखी है, कौन सी? द ट्रीज। दिस पोएम प्रेजेंट्स ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कि ये कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक विरोधाभास को प्रकट करती है। द पोएटेस सजेस्ट हेयर दैट द ट्रीज एंड प्लांट्स यूज्ड इन द इंटीरियर डेकोरेशन इन सिटीज आर एज इम्प्रेशन्ड। इसमें पोएटेस ये हमें सुझाव देती हैं, हेयर यहाँ ये बताती हैं, द ट्रीज एंड प्लांट्स यूज्ड इन द इंटीरियर डेकोरेशन इन द सिटीज, कि शहरों में जो बाहरी सजावट के लिए जो पौधे और जो पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें एक तरह से बना लिया गया है, क्या? इम्प्रेशन्ड यानी कि कैदी। तो पेड़ों का जो यूज़ किया जाता है लोग सिटीज़ में लोगों के द्वारा डेकोरेशन के लिए, तो एक तरह से उन सभी पेड़ों को लोगों ने क्या कर लिया है? कैद कर लिया है। दे नीड फ्रीडम, तो इसीलिए उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। दीज ट्रीज वॉन्ट टू मूव आउट टू द फॉरेस्ट, और ये जो पेड़ हैं वे बाहर जंगलों की ओर जाना चाहते हैं। वेयर ट्रीज डिक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू कटिंग, और जहाँ पर पेड़ों को काटे जाने के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। द पोएटेस सेज दैट, इसमें कवित्री ये कहती हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ डीप डिजायर फॉर फ्रीडम, कि प्रत्येक वस्तु में स्वतंत्रता के लिए बहुत ही डीप डिजायर, एक बहुत ही गहरी इच्छा होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड वेल बींग, क्योंकि ये भलाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वी मस्ट फॉलो द नेचर ऑफ लॉज, कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। द पोएम इज अ वॉइस विद अ बॉडी इंगेज्ड इन द एक्टिविटीज एंड सेंसिंग इंट्रूजन विच आर नॉट ऑर्गेनिक टू द कन्वेंशंस ऑफ इन नेटिव पोएम। ये जो पोएम है, इज अ वॉइस, ये एक आवाज़ है, विद अ बॉडी इंगेज्ड इन द एक्टिविटीज, एक ऐसे शरीर में की जो कि क्या है? इंगेज्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इन द एक्टिविटीज यानी कि उन सभी कामों में, एंड सेंसिंग इंट्रूशन विच आर नॉट ऑर्गेनिक, और एक ऐसे कामों में लिप्त है, एक ऐसे चीज़ों में लिप्त है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, वास्तविक नहीं है। टू द कन्वेंशंस ऑफ ए नेटिव पोएम, अर्थात टू द कन्वेंशंस ऑफ ए नेटिव पोएम, अर्थात कि इस कविता में जो पोएटेस है वो ऐसे चीज़ों के बारे में बात करती है जो कि पेड़ वगैरह है, जिनके बॉडी को इंगेज कर लिया गया है किसी दूसरे काम में, जो कि अपने वास्तविक नेटिव काम में क्या नहीं है, एक तरह से इंगेज नहीं है। यानी कि पेड़ों का काम है जंगलों में रहना, बट वो जंगल में न रह करके किसी दूसरे स्थानों में, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके हैबिटेंट्स में रहते हैं। तो एक तरह से उनके वास्तविक रहने के स्थान को उनसे छीन लिया गया।
तो ये कविता उन चीज़ों के बारे में हमें एक्सप्रेस करती है। दिस पोएम इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द अनसूटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। तो ये कविता विश्लेषण करती है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द अनसूटेबिलिटी, यानी कि हमें संकेत करती है द अनसूटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। इसमें इसकी जो भाषा है उसकी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उपयुक्तता का अपोजिट क्या है, उपयुक्त और अनुपयुक्त। तो उपयुक्त और अनुपयुक्त ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ इज एज ए ग्रीन हाउस, अर्थात कि इस पोएम में उपयुक्तता का यूज ना करते हुए इस बात के बारे में बताया गया है कि इटसेल्फ एज ए ग्रीन हाउस और कंटेनर ऑफ नेचर, यानी कि ये जो पोएम है संकेत करती है कि किस प्रकार से प्रकृति के अंदर जो हरियाली है, जो ग्रीन हाउस है और जो कंटेनर ऑफ नेचर है यानी कि जो फॉरेस्ट वगैरह है, उनके बारे में बताया गया है कि उन चीज़ों को हटा करके कैसे मनुष्य वहाँ पर एक तरह से उनको खाली करते जा रहे हैं। शी नोज दैट, वो ये बात जानती है, वंस द ट्रीज मूव टू द फॉरेस्ट एरिया, कि एक बार जैसे ही जो पेड़ हैं उस जंगलों की ओर आगे बढ़ेंगे, द हाउस विल हैव कंप्लीट साइलेंस, तो उन घरों में पूरी तरह से शांति छा जाएगी, यानी वो जो घर है वह पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो इट वाज द समरी ऑफ दिस पोएम। तो ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।